भारत में पिछले 5 सालों में 50 से 100 वाले छोटे शेयरों ने सबको चौंकाया है। IRFC 26 से 200 प्लस, RVNL 30 से 300 प्लस, इराडा 55 से 200 प्लस, वेल 40 से 290 प्लस। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, ये प्रूफ है कि लो प्राइस स्टॉक भी सही समय पर रॉकेट बन सकता है। और 2026 के लिए ऐसे ही 5 स्टॉक अभी 100 के अंदर पड़े हैं। कुछ गवर्नमेंट बैक्ड, कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल्स और कुछ ऐसे जो पिछले 1 साल में गिरे हैं लेकिन उठने की स्पेस सबसे ज्यादा है। आज का वीडियो हवा नहीं दिखाएगा, पूरा फैक्ट, वेरीफाइड डेटा, पास्ट परफॉर्मेंस, सेक्टर ट्रेंड और 2026 की रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी दिखाएगा। तो सवाल साफ है, कौन सा 80-90 रुपए का स्टॉक 2026 में 200-250 बन सकता है? कौन सा PSU अगले साल वैल्यू अनलॉक कर सकता है? और कौन सा मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक साइकिल आते ही आग लगा सकता है? चलो शुरू करते हैं 2026 के पोटेंशियल रॉकेट अंडर 100। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा स्वागत करता हूं आप लोगों का। भारत का शेयर बाजार पिछले 5 सालों में बिल्कुल बदल चुका है। जिन्हें लोग कभी छोटे दाम की खतरनाक शेयर कहते थे, वहीं 30, 50, 100 के अंदर वाले स्टॉक आज मल्टी बैगर इतिहास लिख चुके हैं। IRFC 26 से 200 के पार गया, RVNL 30 रुपए से 300 छू गया, IREDA 55 से सीधे 200 के ऊपर निकल गया और भेल जैसे पुराना PSU 40 से 290 तक पहुंचकर साबित कर चुका है कि असली रॉकेट अक्सर वहीं छुपे होते हैं जहां कोई देखने की कोशिश ही नहीं करता। वजह साफ है, 2019 की तुलना में 2025 में भारत में डीमेट अकाउंट लगभग 4 गुना बढ़ चुके हैं। 75 करोड़ इंटरनेट यूजर्स में से आधे लोग अब बाजार को एक्टिव फॉलो करते हैं और पैसा सबसे जल्दी उन्हीं शेयरों में जाता है जिनकी कीमत कम होती है लेकिन उनके बारे में उम्मीद बहुत बड़ी होती है। इसी बीच PSU सेक्टर की रेटिंग पूरी तरह बदल गई। 2023 और 2024 में 25 से ज्यादा सरकारी कंपनियों ने 100% से 400% तक का रिटर्न देकर ये साबित कर दिया कि सरकार के सुधार, कर्ज कम करने की नीति और सरकारी हिस्सेदारी घटाने जैसी चीजों ने PSU को सुस्त से सबसे तेज बढ़ने वाला सेक्टर बना दिया है। दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग GDP 17% से बढ़कर करीब 20% तक पहुँच चुकी है। चाइना +1 स्ट्रेटेजी की वजह से ABS प्लास्टिक, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, पॉलीमर्स, आयरन और स्टील जैसे सेक्टर आने वाले सालों में तेजी से बढ़ने वाले हैं और ऐसे सेक्टर में अक्सर वही कंपनियां सबसे तेज ऊपर जाती है जिनके शेयर सस्ते होते हैं लेकिन कंपनी की नींव मजबूत होती है, क्योंकि कम दाम का मतलब हमेशा कमजोर कंपनी नहीं होता। कई स्टॉक 100 रुपए से नीचे इसलिए पड़े होते हैं क्योंकि बाजार ने उनकी असली वैल्यू को अभी तक पहचाना ही नहीं होता। कभी कोई पुरानी प्रॉब्लम, कभी सेक्टर स्लो, कभी PSU टैग, पर जैसे ही डिमांड साइकिल बदलता है वही अंडर एस्टिमेट कंपनीज अचानक मार्केट की फेवरेट बन जाती है और यही वो जगह है जहां असली आग लगती है। आज जिन 5 शेयरों की बात होने वाली है उनके पीछे कोई अटकल नहीं, बल्कि यही ट्रेंड, यही डेटा, यही हिस्ट्री और यही ग्राउंड रियलिटी खड़ी है। और अगर 2026 में कोई नया रॉकेट निकलता है तो वो इन्हीं लो प्राइस हाई पोटेंशियल जोन से निकलेगा। बस सवाल ये है, कौन सा? और यही सवाल हमें सबसे पहले ले जाता है IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। एक ऐसा बैंक जो 2019 में कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के बाद खुद को एक पूरी तरह नए मॉडल में ढालने की कोशिश कर रहा है। ये बैंक शुरू से ही रिटेल फोकस्ड पर दांव लगाता रहा है और पिछले 5 सालों में इसका रिटेल लोन बुक इंडस्ट्री एवरेज से तेज गति में बढ़ा भी है। लेकिन साथ ये भी सच है कि तेज ग्रोथ के साथ कॉस्ट ऑफ फंड और NIM पर दबाव बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसके वैल्यू PE रेशियो ने कभी कभी एक्चुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा हवा पकड़ ली। आज यह बैंक लगभग 80 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो ₹52 से उठकर अब लगभग अपने हाई के पास पहुंच गया है। इसका मतलब है कि मार्केट को अभी भी इस बैंक की रिटेल बैंकिंग पर भरोसा है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी बहुत ज्यादा है। IDFC फर्स्ट बैंक की असली कहानी उसके बैलेंस शीट के सुधार में है। इसका क्रेडिट कार्ड बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है, कैशे रेशियो पहले से बेहतर हुआ है और प्रोविजनिंग भी अब ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। लेकिन समस्या यह है कि मुकाबला बहुत कड़ा है। ICICI, एक्सिस और कोटक जैसे बड़े बैंक उसी मार्केट में पहले से मजबूत हैं जहां IDFC अपनी जगह बनाना चाहता है। यही वजह है कि 2026 के लिए ये शेयर एक सोच समझकर लिया गया दाव जैसा होगा। अगर बैंक अपने रिटेल कस्टमर को बनाए रखता है, NPS को कंट्रोल में रखता है और क्रेडिट क्वालिटी खराब नहीं होने देता तो यह शेयर धीरे धीरे मजबूत हो सकता है और किसी भी सही क्वार्टर या पॉजिटिव गाइडलाइन के बाद तेजी जंप भी दिखा सकता है। लेकिन अगर मार्केट करेक्शन आया या फंडिंग कॉस्ट बढ़ी या रिटेल लोन बुक में कोई स्लिप आया तो ये वही स्टॉक है जो पहले गिरता भी है। यही इसकी ब्यूटी है और यही इसका रिस्क है। IDFC बैंक अभी आग नहीं लगा रहा, लेकिन आग पकड़ने की संभावना रखता है। ये सेफ नहीं है पर डेंजरस भी नहीं।
ये उस लाइन पर खड़ा है जहां परफॉर्मेंस और परफेक्शन मिलकर 2026 में इसे ऊपर ले जा सकते हैं या यही रोक भी सकते हैं, और इसीलिए इसे लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये चीप थ्रिल नहीं बल्कि एक साइलेंट बिल्ट अप वाला स्टॉक है जहां एक्सप्लोजन धीरे धीरे होते हैं। और जहां IDFC फर्स्ट बैंक एक धीमी आंच पर पकता हुआ मौका है, वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। एक सरकारी बैंक जिसे लोग कभी एवरेज PSU कहकर आगे बढ़ जाते थे, लेकिन पिछले 2 सालों में यही बैंक भारत के सबसे तेज बढ़ने वाले PSU बैंक में गिना गया है। ये सिर्फ मार्केट की बात नहीं बल्कि ऑफिशियल डेटा है। इस बैंक का टर्न अराउंड किसी एक लकी क्वार्टर की देन नहीं बल्कि लगातार सुधरते NPAs नंबर, डिसिप्लिन और गवर्नमेंट बैक्ड का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात, ये उन गिनती के PSU बैंकों में से है जिनकी कैशे रेशियो मजबूत है और जिनके डिपॉजिट्स में लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। PSU बैंकों में कई बार बढ़त सिर्फ हवा के भरोसे आती है, लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की कहानी हवा नहीं, जमीन पर टिकी हुई है। इसकी क्रेडिट ग्रोथ बाकी बैंकों से तेज है, NPA सबसे कम स्तर पर है और डिजिटल अपनाने की रफ्तार भी हैरान करने वाली है। यही 3 बातें इन्हें उन सरकारी बैंकों से अलग बनाती है जो सिर्फ बजट की खबरों के भरोसे चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बैंक में कोई रिस्क नहीं है। PSU बैंक हमेशा सरकार की नीतियों, सरकारी निर्देश और लोगों की भावनाओं के दायरे में काम करते हैं, इसीलिए इनकी रफ्तार स्टडी होती है, बहुत तेज दौड़ने वाली नहीं। अगर 2026 में PSU बैंक्स की री रेटिंग दोबारा शुरू होती है जैसे 2023-2024 में हुआ था, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उन चुनिंदा बैंकों में से हो सकता है जिनके बाजार फिर से पहचान दे। लेकिन अगर साइकिल धीमी पड़ गई तो यह बैंक वही रहेगा जो आज है, मजबूत, स्थिर, लेकिन धमाकेदार नहीं। फिर भी इसकी सबसे बड़ी ताकत यही स्टेबिलिटी है। ये शेयर कम गिरता है और चढ़ता भी धीरे धीरे है, पर टिकाऊ तरीके से। इसीलिए इसे इस लिस्ट में जगह दी गई है, क्योंकि हर रॉकेट तेज आवाज से नहीं उड़ता। कुछ रॉकेट्स चुपचाप स्थिरता से ऊपर जाते हैं और आसमान में अपनी लकीर छोड़ जाते हैं बिना किसी शोर के। और जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपनी शांति और मजबूती से जगह बनाता है, वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक की कहानी थोड़ी हलचल वाली है। ये वही बैंक है जो कुछ साल पहले RBI के सख्त नियम यानी PCA में फंसा हुआ था। मतलब बैंक को एक एक कदम संभल कर चलना पड़ता था, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस समय मार्केट इसे कमजोर, रिस्की और दबा हुआ बैंक ही समझता था, लेकिन PCA से बाहर आने के बाद इस बैंक ने धीरे धीरे अपनी हालत सुधारना शुरू की। NPA कम हुए, लोन क्वालिटी बेहतर हुई, प्रोविजनिंग साफ हुआ और सरकार के तरफ से जो पूंजी मिली उसने इसे फिर से उठाने का हौसला दिया। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में IOB का चार्ट सिर्फ बढ़त या गिरावट नहीं दिखता, बल्कि एक ऐसी वापसी दिखता है जिसे लोग अक्सर देरी से समझते हैं, लेकिन एक बार समझ ले तो स्टॉक अचानक चिंगारी की तरह उछल जाता है। IOB की असली बात यह है कि ये बैंक फंडामेंटल से कम और मार्केट की हवा से ज्यादा चलता है। अगर PSU सेक्टर गर्म हुआ, गवर्नमेंट सुधारों की चर्चा बढ़ी या कोई अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आ गया तो ये 2-3 रुपए ऊपर भाग जाता है। लेकिन अगर मार्केट में डर आया, ग्लोबल प्रॉब्लम आई या PSU सेक्टर सुस्त पड़ा तो ये उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। इसीलिए IOB को पकड़कर बैठना नहीं होता, इसे सही वक्त पर समझना पड़ता है। ये बैंक धीमी गति वाला, स्थिर, सेफ टाइप स्टॉक नहीं है। ये थोड़ा तेज, थोड़ा खतरनाक और थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन अगर 2026 में PSU स्टॉक फिर से रफ्तार पकड़ते हैं जैसे 2023-2024 में पकड़ी थी, तो IOB उन नामों में से हो सकता है जो सबसे तेज ऊपर जाए। और अगर माहौल ठंडा रहा, ये तो बस वहीं रुका रहेगा जैसे आज है। यही इसकी खूबी भी है और कमजोरी भी। ये शांत नहीं है, ये हलचल है, और हलचल कभी कभी आग भी बना देती है। और इसी हलचल के बीच जहाँ IOB कभी तेज भागता है, कभी धीमे पड़ जाता है, वही NMDC बिल्कुल अलग दुनिया की कहानी है। ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा आयरन बनाने वाला इंजन है। एक ऐसी कंपनी जिसके दम पर भारत की आधी से ज्यादा स्टील इंडस्ट्री सांस लेती है। NMDC की खास बात यह है कि ये हवा पर नहीं चलता, ये मिट्टी, खान और असली उत्पादन पर चलता है। यहाँ भावना से ज्यादा काम का वजन चलता है। ये कंपनी सालों से लगातार कमाई कर रही है, डिविडेंड देती है
और सरकार की नीतियों से सीधे जुड़ी हुई है। जब दुनिया में लोहा महंगा होता है, चीन में डिमांड बढ़ती है या भारत में कंस्ट्रक्शन तेज होता है, एनएमडीसी अपने आप तेज हो जाता है। और जब कमोडिटी साइकिल नीचे आता है तो थोड़ा थम भी जाता है, लेकिन जमीन पर टिका रहता है, टूटता नहीं है। यही इसे बाकी लो प्राइस स्टॉक से अलग बनाता है। 2026 में एनएमडीसी का असली खेल इस बात पर टिका होगा कि आयरन और स्टील की डिमांड कहां जा रही है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग पिछले कुछ सालों में पहले से तेज बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिकॉर्ड स्पीड पर चल रहे हैं और चाइना +1 की वजह से दुनिया नई सप्लाई ढूंढ रही है। ये तीनों चीज एनएमडीसी को फायदा दिला सकती है और अगर ग्लोबल साइकिल एक बार फिर ऊपर गया तो एनएमडीसी उन कुछ सरकारी दिग्गजों में से होगा जो शांत रहते हुए भी भारी छलांग मारेगा। लेकिन इससे इनकार नहीं कि अगर वर्ल्ड मार्केट धीमा हुआ, स्टील की डिमांड गिर गई या कमोडिटी प्राइस नीचे रेंगने लगी तो इस स्टॉक की रफ्तार भी कम हो जाएगी। फर्क बस इतना है कि एनएमडीसी गिरता तो डर पैदा नहीं करता, क्योंकि इसके नीचे कंपनी की सॉलिड नींव है, असली प्रोडक्शन है, कैश फ्लो है और सरकार का सपोर्ट भी। इसीलिए एनएमडीसी को लिस्ट में रखा गया है, क्योंकि ये बाकी स्टॉक की तरह हलचल वाला नहीं, ये मजबूत पहाड़ जैसा है। जब चलता है तो भारी चलता है और जब रुकता है तो भी गिरकर टूटता नहीं। और अगर 2026 में कमोडिटी साइकिल ने जरा भी मुस्कुराया तो एनएमडीसी उन कुछ नामों में से होगा जो आवाज नहीं करेगा, लेकिन चार्ट पर सीधी खरी लाइन खींच देगा। और एनएमडीसी जहां पहाड़ की तरह खड़ा है, वहीं बंसीलाल इंजीनियरिंग की कहानी बिल्कुल उलट है। ये पहाड़ नहीं, पूरा का पूरा मौसम है। कभी धूप, कभी बादल, कभी तूफान और कभी ऐसी तेज चमक की लोग कहते हैं कि ये स्टॉक दोबारा उठे तो आग लगा देगा। बीईपीएल वो कंपनी है जो अब्स और सैन जैसे पॉलीमर्स बनाती है, वही मटेरियल जिससे गाड़ियां, फ्रिज, मोटरसाइकिल, हेलमेट, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि इंडस्ट्री चलती है। मतलब इसकी कमाई सीधे सीधे भारत की मैन्युफैक्चरिंग की सेहत पर टिका हुआ है। पिछले 1-2 सालों में ग्लोबल डिमांड कम हुआ, रॉ मटेरियल महंगा हुआ, मार्जिन दबे और स्टॉक नीचे आ गया। एक गिरावट किसी गड़बड़ी की वजह से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की कमजोरी की वजह से थी। यही वजह है कि ये आज 90 से 100 के आसपास पड़ा है, जबकि कभी 150 से 160 तक जा चुका था। बीईपीएल की सबसे बड़ी ताकत उसके नंबर्स में छुपी हुई है। साल 25% के आसपास, ROE 18% के करीब और लगातार डिविडेंड देने वाली आदत। ये छोटे स्टॉक में कम ही देखने को मिलता है। इसका मतलब कंपनी चलती खराब नहीं है, बस साइकिल खराब थी। और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में साइकिल बदलने में वक्त लगता है, लेकिन जब बदलता है तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं कंपनी को मिलता है जो पहले से तैयार बैठी हो। बीईपीएल उसी कैटेगरी में आता है। गिरा हुआ है लेकिन टूटा नहीं है, शांत है लेकिन कमजोर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इसके पास ऊपर जाने की स्पेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि मार्केट ने इसे पिछले सालों में काफी हद तक इग्नोर कर दिया है। 2026 में अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है, ऑटो सेक्टर फिर से रफ्तार पकड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन बढ़ता है या रॉ मटेरियल प्राइस थोड़ा भी नीचे आते हैं, तो बीईपीएल उन स्टॉक में से होगा जो अचानक खड़ा हो जाएगा और लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये इतना सस्ता कैसे रह गया था। लेकिन साथ ये भी सच है कि ये स्टॉक शांत पानी नहीं है, ये तेज नदी है। जब भागता है तो बहुत तेज और जब रुकता है तो पूरा सुस्त। इसीलिए इसे समझकर चलना पड़ता है। लेकिन एक बात साफ है, अगर 2026 में मैन्युफैक्चरिंग के दिन लौटे तो बीईपीएल उन नामों में से होगा जो सिर्फ ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि अपने पुराने स्तर पार करके मार्केट को याद दिलाएगा कि गिरा हुआ हर स्टॉक खत्म नहीं होता, कुछ सिर्फ सही समय का इंतजार करते हैं। और ऐसा स्टॉक जो गिरा हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ, बस सही पल का इंतजार कर रहा है। और इन पांचों कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो एक सीधी तस्वीर बनती है। 2026 में आग लगाने की ताकत सिर्फ उन स्टॉक में होगी जो आज शांत दिख रहे हैं, हल्के दाम पे पड़े हैं, लेकिन भीतर से पक रहे हैं। किसी में स्टेबिलिटी की ताकत है जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, किसी में सेंटामेंटल की चमक है जैसे आईओबी, किसी में प्रोडक्शन और असली माल की बुनियादें हैं जैसे एनएमडीसी, किसी में टर्न राउंड की खामोशी तैयार है जैसे आईडीएफसी फर्स्ट, और किसी में साइकिल वापस आने पर जोरदार उछाल की भूख है जैसे बीईपीएल। ये पांचों सस्ते हैं, लेकिन इनके अंदर सस्ता कुछ नहीं। 5 अलग अलग रास्ते हैं, 5 अलग किस्म की एनर्जी है और 5 अलग तरह की कहानियां।
जो आने वाले सालों में बिल्कुल अलग नतीजे दे सकते हैं। 2026 में कौन फटेगा, कौन टिकेगा, कौन ऊपर चढ़ेगा और कौन सिर्फ अपनी जगह पर बैठा रहेगा, ये मार्केट ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, आग अचानक नहीं लगती, आग पहले भीतर जलती है और इन पांचों स्टॉक के भीतर वो छोटी छोटी चिंगारियां पहले से जल रही है। बस देखना यह है कि 2026 में किसकी चिंगारी लौ बनकर आसमान तक उठती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए और ऐसे ही गहरे, सच्चे और रिसर्च बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं शेखर झा मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सोचते रहिए, समझते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही हमें सच्चाई तक ले जाते हैं।